हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, खुशामदीद एक मरतबा फिर से आप सब लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ज़ाउर रहमान पर। जी, इनका नाम है ज़ाउर रहमान, मेरा नाम है मियां अदनान। और आज की इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों के पास एक वीडियो है, वही ध्रुव राठी की, जो हमारे फेवरेट यूट्यूबर हैं इस टाइम पे, और इंडियन साइड पे मेरे तो कम से कम ये फेवरेट यूट्यूबर, और क्या अंदाज है इनका। और ये उसी सीरीज का एक जो है वो तसलसल होगा जो हम लोगों ने पिछले कुछ अर्से से कंटिन्यू की हुई है, कुछ दिनों से। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू की हुई है। और जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बताता चलूँ कि हम दोनों पाकिस्तान से हैं और हम लोग स्टूडेंट्स हैं एमफिल के, और साथ साथ प्रोडक्शन में जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस डिस्कोर्स के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए करना ये चाहते हैं कि एक जो है वो दरमियान का पॉइंट निकाला जाए जिस पे हम सब एग्री हो, और एक डिबेट, हेल्दी डिबेट जनरेट की जाए ताकि सीखने सिखाने का अमल जारी रह सके। और इसी के लिए हम लोगों ने कुछ इंडियन यूट्यूबर्स और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सिलेक्ट किया है। उनके कंटेंट को देखते हैं, उसके ऊपर अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह का आपका रिस्पांस आ रहा है उसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं। कमाल किस्म का रिस्पांस आया है। और इसी के तहत हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जिसका टाइटल आपके लिए मियां साहब पढ़ के सुनाएंगे, और वीडियो है ध्रुव राठी की। एक बार फिर से जी, अभी इंटरेस्टिंग बात यह कि कल रात ही नेटफ्लिक्स पर मैं डिफरेंट न्यू मूवीज देखना चाह रहा था। तो आई गेस सीजन है या मूवी है, मुझे सजेस्ट हुई ये जो रेलवे मैन है वो थोड़ी सी मैंने असल में इंडिया में कोई 1980 या 84 में कोई इंसिडेंट हुआ था जिसमें कोई फॉरेनर मतलब कंपनी थी, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी था, खैर तो वो गैस लीक हुई तो काफी सारे लोग उसमें फोत हो गए थे। ठीक है, अपनी जान की बाजी हार बैठे। तो वो फिर मैंने स्किप कर दिया। और लकीली कहें या इसको इंसिडेंट कोइंसिडेंस कहें कि अभी आपने वो वीडियो बिल्कुल सामने मेरे ओपन की हुई है। इसका टाइटल है दी भोपाल गैस लीक, हु वर रेलवे मैन, वीडियो बाय ध्रुव राठी। तो मतलब वो जो मैंने मूवी देखनी थी या वो सीजन देखना था, तो वो हम कितने मिनट की, 13 मिनट की वीडियो है, हम इसको समझने जा रहे हैं। बेसिकली जैसे जी आप भी बता रहे थे कि हम डिफरेंट जो फेमस और इनफेमस इंसिडेंट हमारे हिस्ट्री में हुए हैं, जहाँ ऐसे वाकयात हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट एक अहमियत रखते हैं, जिसने इस खित्ते पे इम्पैक्ट छोड़ा है। यस, तो वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आप ये भी बता रहे थे कि अब इंडियन और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमने कुछ सेलेक्ट किया। अभी तो हम वैसे सीरीज जो हमारी जा रही है ज्यादातर हम इंडियन पर रिएक्ट, क्योंकि यूट्यूब की जो मार्केट है उसके अंदर इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। खा वो एंटरटेनमेंट हो या एजुकेशन हो, इंडिया का कंटेंट छाया हुआ है पूरी दुनिया की तरफ। तो पाकिस्तानी भी कुछ यूट्यूबर्स हैं, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके बारे में मुस्तफीद होंगे जरूर। तो वीडियो करें स्टार्ट, मेरे ख्याल में बगैर नमस्कार दोस्त, 3 दिसंबर साल 1984 रात करीब 12 बजे भोपाल के ट्रेन स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब इस स्टेशन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक से इनकी आंखें जलने लगती हैं और गले में खराश हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्वे को ढूंढते हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें भुर्वे जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनकी सांसें चेक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। असल में बात क्या है कि इस भोपाल जंक्शन स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है जहां एक बेहद खतरनाक हादसा हो गया है। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। 50,000 पाउंड जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से लीक हो रही है। MIC, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉस्जीन, ढेर सारी जहरीली गैसेस इस फैक्ट्री से निकलकर अब बड़ी तेजी से शहर में चारों तरफ फैल रही है। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर मोस्ट आदमी दस्तगीर ही है। ये डिसाइड करते हैं कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस की ट्रेन को अपने स्केड्यूल डिपार्चर के समय से पहले ही निकालना होगा। प्लान के अनुसार ये ट्रेन अभी 20 मिनट और इस स्टेशन पर खड़ी रहनी थी। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ने अपनी खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे लोगों को कोई खतरा पहुंचे। इसके लिए वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। वो स्टेशन स्टाफ से कहते हैं कि ट्रेन को डिपार्चर के लिए क्लियर किया जाए और वो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं अपने सर पर। इसी बीच देखने को मिलता है कि स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगती जा रही है। जब यह हादसा हुआ ज्यादातर लोग अपने घरों में रात में सो रहे थे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो कुछ लोग जिनके पास अपनी गाड़ियां थी वो गाड़ियों में बैठे और शहर से दूर जा रहे थे। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं थी उनमें से बहुत से लोग स्टेशन पर आकर इकट्ठे होने लगे। वो नहीं जानते थे क्या किया जाए। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ लोग हंस रहे थे, रो रहे थे और उल्टियां कर रहे थे।
दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर भाग रहे थे। लोगों की जिस तरह मदद हो सके मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ये आसपास के स्टेशंस पर एक SOS कॉल देते हैं, जिसके चलते 4 एम्बुलेंसेस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर्स भी लोगों की मदद करने में जुट जाते हैं। इस सब के बावजूद इस जहरीली गैस से बचना बहुत मुश्किल था। जहां एक तरफ कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स की ओर भागे। जाहिर सी बात है, रात को सोते सोते अगर आपकी आंखें जलने लगेंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, तो आप हॉस्पिटल जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना तो रेलवे डॉक्टर्स को ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसे सिम्टम्स लोगों में कभी पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हो रखी है और उसके पीछे क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में करीब 1200 बेड्स की कैपेसिटी हुआ करती थी। रात के करीब 1:15 बजे इस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है, जो कंप्लेन करता है कि उसकी आंखों में इरिटेशन हो रही है। और इसके सिर्फ 5 मिनट बाद 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग जाती है इस हॉस्पिटल में। कुछ डॉक्टर्स इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की कंपनी से पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वहां से गलत इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर एंडी लोया डॉक्टर्स को बताते हैं कि ये गैस पॉइजनस नहीं है, पेशेंट्स की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो, उससे सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। समय था रात के 1:25। वो इस कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल्स पर उनको जवाब मिलता है एवरीथिंग इज ओके, सब सही है। लेकिन जब वो तीसरी बार फोन कॉल लगाते हैं तो उन्हें जवाब आता है, हमें नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पर सर, वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। रात को 2:10 हॉस्पिटल में पेशेंट्स की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थी। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अपनी अलग ही हड़बड़ी मची हुई थी। दस्तगीर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को स्टेशन से रवाना कर चुके थे, लेकिन अब लोगों की मदद करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें बाद में पता लगता है कि इनके सीनियर HS भुर्वे एक दूसरी ट्रेन को भोपाल से निकालने का इशारा देते हुए मारे गए। इनके सीनियर ने भी ट्रेन को कहा था, इस प्लेटफॉर्म पर मत रुको, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। गुलाम दस्तगीर, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे भोपाल के पुराने शहर में रहते थे, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था इस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं है। वो स्टेशन पर डटे रहकर लोगों की मदद करते रहते हैं। जो भी ट्रेन स्टेशन से गुजरती है उसे कहा जाता है रुको मत, आगे चलते रहो। दस्तगीर के एक कोलीग मंजूर अहमद खान उन लोगों में से थे जो भोपाल से निकलने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ ये स्टेशन आते हैं रात के करीब 3 बजे। इन्हें देखने को मिलता है कि दस्तगीर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भाग रहे हैं, लोगों को अटेंड कर रहे हैं, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बिना सोचे। नेटफ्लिक्स पर दोस्तों एक नई सीरीज आई है द रेलवे मैन, इसी की बात कर रहे हैं। कहानियों से इंस्पायर्ड है। कैसे हमारे ये अनजान अनसंग हीरोज उस रात अपना काम कर रहे थे इस जहरीली गैस से लड़ते हुए। ये सीरीज यशराज एंटरटेनमेंट की भी पहली सीरीज है किसी OTT प्लेटफॉर्म पर। ट्रेलर देखकर ही आप समझ जाओगे कि कितने सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग तरीके से उस रात की देखते हैं, इकट्ठे देखेंगे। और अस्पतालों में मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जहां एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी लोगों की जान बचाने की, वहीं दूसरी तरफ सही मायनों में वो एक्चुअली जानते नहीं थे कि इस बीमारी को ट्रीट कैसे किया जाए। ज्यादातर डॉक्टर्स ने उस वक्त आंखों की जलन को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप्स दे दी पेशेंट्स को, इन्फ्लेमेशन के लिए स्टेरॉइड्स दे दिए और एंटीबायोटिक्स दिए सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के, और पेट में जो दिक्कत थी उसके लिए एंटी एसिड्स दे दिए। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी करी जा सकती थी जब पता लगे कि ये गैस एक्चुअली में है क्या ये MIC है, फॉस्जीन है या कोई और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैस है। डॉक्टर्स को पहले लगा कि ये फॉस्जीन पॉइजनिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे से एग्जैक्टली 3 साल पहले ऐसा एक और हादसा हुआ था इस सेम यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी फॉस्जीन लीक की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि ये MIC है, इससे कुछ होएगा नहीं, लेकिन सिर्फ इरिटेशन होगी तो बस गीली पट्टियां बांध लो आंखों पर। वैसे MIC की वेपराइजेशन 38 डिग्री सेल्सियस पर होती है, जो कि काफी ज्यादा टेम्परेचर है। वहीं दूसरी तरफ फॉस्जीन सिर्फ 8 डिग्री पर वेपराइज हो जाती है। और भोपाल में दिसंबर की ठंड थी तो यही अज्यूम किया डॉक्टर्स ने कि ये गैस फॉस्जीन ही होगी।
किसी को ये नहीं पता था कि जिस वक्त ये फैक्ट्री में हादसा हुआ उस वक्त टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के करीब था। अमेरिका में बैठे कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर बिपिन अवस्थिया ने भोपाल की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट करी जा रही है तो लोगों को एंटीडोट के तौर पर सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले किए गए एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया था कि MIC जब जलती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में, और हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ काउंटर करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट एक सोल्यूशन था। लेकिन बिपिन अवस्थिया अपने इस बयान को 10 दिन बाद भोपाल में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ कोई साइनाइड पॉइजनिंग नहीं हुई है तो ये एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू करी जाती है, MIC साइनाइड नहीं है, इसे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। MIC नेचुरली डिग्रेड कर जाता है एनवायरनमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करके। लेकिन कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट काफी लेट आई थी। इस वक्त तक ढेरों पेशेंट्स हॉस्पिटल में थे, अपनी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे थे। तड़पते हुए पेशेंट्स की मदद करने के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स डाउडनर सोडियम थियोसल्फेट की 50,000 डोजेस के साथ भोपाल आते हैं। डॉक्टर्स ने जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक्चुअली में सक्सेसफुल प्रूव हो रहा था। कई पेशेंट्स रिकवर कर रहे थे इसकी मदद से। लेकिन फिर एक पेशेंट की मौत हो जाती है इसे देने के बाद, और खबर फैलती है कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से हत्या कर दी। इसके चलते इस डॉक्टर को अपनी एंटीडोट्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर सोडियम थियोसल्फेट के यूज को रिजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर MN नागू जो डायरेक्टर थे मध्य प्रदेश की हेल्थ सर्विसेज के उस वक्त, वो 13 दिसंबर को इस सर्कुलर में बताते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल सोडियम थियोसल्फेट बी गिवन अनलेस इट इज करेक्टली एंड कंक्लूसिवली प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी दैट इट इज साइनाइड पॉइजनिंग। इस सब के बावजूद कुछ लोग कन्विंस थे कि लोगों को साइनाइड पॉइजनिंग ही हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि जब सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ पेशेंट्स पर तो उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा था, और दूसरा जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश चंद्रा ने बॉडीज की ऑटोप्सीज करी तो उनको साइनाइड पॉइजनिंग के लक्षण मिले। तो उन्होंने कहा कि हमें सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करना चाहिए। हफ्तों बाद फरवरी में जाकर ICMR भी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही यूज करो। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। कंपनी की तरफ से भी, जिस कंपनी की ये फैक्ट्री थी, उन्होंने भी इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा किया MIC और साइनाइड को लेकर। इसका सीधा जवाब है कंपनी एक बहुत बड़े कॉम्पोजिशन क्लेम के लपेटे में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC के साइड इफेक्ट्स को कम दिखाना चाह रही थी, और सरकारी अथॉरिटीज भी इस कंफ्यूजन में फंस गए, जिसकी वजह से और कई लोगों की जानें गई जिनकी बचाई जा सकती थी अगर सही टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती तो। गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी, वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के वो आखिरी 19 साल ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताते हैं। साल 2003 में जाकर उनका देहांत होता है। सबसे शॉकिंग चीज इस पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की कहानी में ये है कि इस हादसे के बारे में पहले ढेरों वार्निंग्स दी गई थी अलग अलग लोगों के द्वारा। कई लोग कह रहे थे कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन ना तो कंपनी की तरफ से ना सरकारी अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। सन 1981 में जब अशरफ खान की मौत हुई थी कार्बाइड के एक एक्सीडेंट में, इसके बाद मई 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट्स भेजे थे कार्बाइड कंपनी ने, जिनका काम था इस प्लांट के सेफ्टी मेजर्स को जांचना। इन्होंने टोटल में 60 से ज्यादा हजार्ड्स दर्ज किए अपनी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कैसे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स को फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया गया। इसमें लिखा गया कि MIC के टैंक्स को बड़ी आसानी से कंटेमिनेट किया जा सकता है। टैंक प्रेशर गॉज को डिफेक्टिव बताया गया, और इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए ढेरों इश्यूज और वार्निंग्स के बारे में 3 आर्टिकल्स भी लिखे गए। बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल्स लोकल न्यूज़पेपर राजपथ में काम करने वाले पत्रकार राजकुमार केशवानी ने 2 हफ्तों के अंदर लिखे थे। जर्नलिस्ट केसवानी का आखिरी आर्टिकल इस भोपाल के प्लांट पर लिखा गया था 16 जून 1984 को। ये नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छपा था, और इसमें लिखा था कि भोपाल में कभी भी एक डिजास्टर देखने को मिल सकता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए कि देश में आजाद और इंडिपेंडेंट मीडिया की कितनी जरूरत है। सच बात तो यह है कि केसवानी ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, उन्होंने बस अपना रोजमर्रा का काम बेहद ऑनेस्टी के साथ किया, और इसलिए आज उन्हें एक अनसंग हीरो कहा जा सकता है। अपने आखिरी आर्टिकल में वो एक और बड़ा खुलासा करते हैं।
साल 1975 में भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एमएन बुक नाम के एक हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, जिन्होंने कार्बाइड को भोपाल से निकालने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में इनका ट्रांसफर करा दिया जाता है और ऐसी की गेम है ना, 25,000 रुपए देती है और कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी बीमारी पार्क बनवाने के लिए। इस बात से Money किस बात का oriented है। तात्पर्य था कि सरकार में बैठे कुछ लोग कार्बाइड की मदद कर रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुली अपनी फैक्ट्री को खोले रख सके। ऐसे ही कई और खुलासे द रेलवे मैन सीरीज में दिखाए गए हैं, जिसे अब आप जाकर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी की बाकी की कहानी जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ आगे क्या हुआ और उस रात फैक्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, तो इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में। थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल मियां साहब, अफसोसनाक, बहुत ज्यादा अफसोसनाक मतलब कि लोग जस्ट इमेजिन करो उस वक्त एकदम से हवा के अंदर एक ऐसी मतलब गैसों का यू कैन नॉट ब्रीथ, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब, और इससे बचाओ कैसे कि एयर में एक चीज आ गई और आपको आइडिया भी नहीं हो रहा कि मसला क्या है। मतलब बेसिकली एक केमिकल वेपन के तौर पे चला वो, तो केमिकल वेपन के तौर पे एक फैक्ट्री ने अपना आप बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए, और फिर उसका साथ दिया इंडियन सरकार में मौजूद लोगों ने, और फिर कंफ्यूजन, मास डेथ और बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और इनके विजुअल्स से मुझे एक और सीरीज याद आ गई, HBO की सीरीज है चेरनोबिल, शायद आपने देख रखी हो। ना। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं। उधर तो न्यूक्लियर जो प्लांट था वो फट गया था बेसिकली चेरनोबिल का। चेरनोबिल बेसिकली यूक्रेन के आसपास का एरिया बनता है। इस न्यूज़ या कोई आर्टिकल इस तरह कुछ मैंने शायद रीड किया है। और मतलब यार अफसोसनाक, उसमें भी और जो इंसान visuals, ये ये देखो visuals, अपने लिए खुद अब हम देखें, हर खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान, हम दोनों ममालिक देखें, हमने एटम बम बनाने का हमें शौक थे। खैर फैक्ट्रियां जो भी है इस तरह से, इससे क्योंकि फायदा भी है, लेकिन सेफ्टी आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ये भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, ये जो ट्रेजेडी है और ये जो वाकया है, या इस तरह के वाकयात आपको यही बताते हैं कि आप अगर सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करोगे, और आज आप जिस शहर में बैठे हैं लाहौर में, आपके एक तरफ कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट है, दूसरी तरफ शेखुपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, दोनों इंडस्ट्रियल, फिर कोट अब्दुल मालिक के अंदर इंडस्ट्रियल जोन है। अब इन तीनों इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाते, और ये 3 करोड़ का शहर लगभग लाहौर, 2-2.5 करोड़ से ऊपर ही आबादी है। शेखुपुरा की आबादी बनाई जाए तो कम से कम 3-3.25 करोड़ लोग इस टाइम पे एक डिजास्टरस पोजीशन में मौजूद हैं। दुनिया का नंबर 1 वैसे भी पोल्यूटेड जो सिटी है वो लाहौर है। और जैसा आप इस चीज़ का इशारा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और राइट टाइम पर ध्रुव ने भी ये वीडियो बनाई और नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी आई। ऐसी इस तरह के इवेंट्स की को हाईलाइट करना और अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी निग्लिजेंस जो है वो कितना ज़्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। लेकिन तमाम तर चीज़ों के साथ यार मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता इस इंसान की, कि क्या समअप किया है, क्या विजुअलाइजेशन, और किस तरह पूरी बात समझा दी 13 मिनट की वीडियो के अंदर, जो कि इतना बड़ा वाकया आप 13 मिनट के अंदर समो दें। मतलब एक समुंदर को आपने कुएं में बंद कर दिया है, आप उसको बड़ा इजी वे के अंदर समझा रहे हैं लोगों के लिए, और आप पैगाम कितना बड़ा दे रहे हैं कि सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में सवाल उठाया जाए। और अब जाहिर सी बात है, अगर किसी फैक्ट्री में काम करता कोई मजदूर इनको सुनेगा तो वो लाजमी तौर पे अपने बड़ों से ये ज़रूर कहेगा कि यहाँ सेफ्टी प्रोसीजर पूरे किया जाए। कोई सुनेगा, कोई समझेगा, कोई हम में से कोई इंसान अगर उस पोजीशन में जाएगा तो वो देख सकेगा वहाँ जाके। और बतौर जर्नलिस्ट, मतलब चूंकि हमारा ताल्लुक जर्नलिज्म के शोबे से है, हमारा मास्टर्स है उसके अंदर, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है उनकी तरह जिन्होंने अपनी यहाँ पे बहुत अच्छा किरदार अदा किया और वो आर्टिकल्स लिखते रहे, अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल वॉच डॉग की तरह काम करना होता है। खासतौर पर आजकल तो वैसे हर बंदा ही क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन की सलाहियत मौजूद है, वो जर्नलिस्ट है, मोजो है ना, मोबाइल जर्नलिज्म का टाइम आ चुका है। बिल्कुल। और यस, इस तरह की अगर आप भी अपने सराउंडिंग में कोई चीज़ देखते हैं तो उसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए कि वो किसी बड़े तबाही की तरफ चीज़ों को ले जाती है। पर्सन सिटिंग इन दिल्ली में रिलेट, पर आज 460 से ऊपर, दिल्ली को ज़्यादा पीछे नहीं है। हाँ, 1-2 पर चलते हैं, कभी वो ऊपर चले जाते हैं, कभी हम लोग ऊपर, मतलब हम लोग तो जस्ट इमेजिन कि आपकी फिजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 450 के बजाय अगर 4000 हो जाए तो आपका क्या होगा।
और हम लोग अच्छा इसलिए कहा जाता है, आप किसी भी पढ़े लिखे मुल्क में चले जाए ना, अमेरिका में जो फर्स्ट वर्ल्ड है, वहाँ हमेशा इंडस्ट्रियल जोन शहरों से बाहर साइड पे रखे Yes. जाते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है कि आप देखें, उन्होंने बताया 3 किलोमीटर दूर घर हैं और इंडस्ट्रियल जोन के आसपास घर हैं। अब लाहौर के अंदर देखिए तो पूरा Societies हैं, ग्रीन टाउन का जो पूरी पूरा इलाका है, या इंजीनियर्स टाउन जो इस तरह सराउंडिंग में पूरी आबादी मौजूद है इंडस्ट्रियल एरिया के। और इंडस्ट्रियल एरिया में अगर डिजास्टर ना भी हो तो फिर भी बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि वहां से गैसेज रिलीज होती हैं, जो वेस्ट है वो जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इसलिए आज भी लाहौर के अंदर ग्रीन टाउन के इलाके के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा कैंसर की तादाद ग्रीन टाउन में। ये मसले क्यों? वहां से गंदे नाले का पानी पास आउट होता है लाहौर में। मतलब जो लाहौर के ऑडियंस देख रही है वो समझ सकेगी गंदा नाला क्या है। मैं बताता चलूं कि लाहौर के बीचों बीच एक नाला बहता है जिसको पूरा लाहौर गंदा नाला कहता है। वो गंदा नाला कनेजम इंडस्ट्रियल एस्टेट से होके आ रहा है। उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में जितना गंदा प्लास्टिक वेस्ट है, कोई भी वेस्ट है फैक्ट्री का, वो सारे का सारा उस नाले में डाला जाता है और पूरा लाहौर शहर उसके ताफुन से और उससे फैलने वाली बीमारियों से। खुदारा लाहौर को बचाएं, लाहौर को बचाएं, मुल्क को बचाएं, शहरों को बचाएं, इनको जी जी, लोगों को बचाया अभी हमारे। तक वो जो विजुअल से लाशें इतनी एकदम से पड़ी Yes, मेरे disturbing. mind में वही बार बार घूम रही है। लाइक जस्ट हम उस चीज को इमेजिन भी करें तो बंदा पैनिक हो जाता है कि उन लोगों का क्या मतलब they had families. और अपने सामने अपने बच्चों को, अपने मतलब खानदान को इस तरह से दम घुटता देख रहे हो, लाइक And you cannot do anything about Yes. it. बेबसी का ये आलम। बेबसी की इंतहा हो जाती है कि, और बस यही दुआ है कि खुदा बचाए इस तरह के वाकयात से, खुदा बचाए, क्योंकि हम लोग तो कसर नहीं छोड़ रहे बतौर इंसान। हम लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई अपने आप को ख़त्म करने के लिए। हम लोग तो हर हद क्रॉस करने पे आए हुए हैं। ऐसे। और ख़ासतौर पर हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनका तो खैर ज़्यादा ही बेड़ा गर्क है। तो होपफुली इस तरह का कोई और हादसा ना हो, कहीं भी ना हो, कहीं पे भी ना हो, पूरी दुनिया में कहीं ना हो। और फॉर दोज हु डोंट नो, आई रिकमेंड कि आप चेरनोबिल सीरीज लाजमी देखें। एचबीओ की सीरीज मैं भी देखूंगा। 6 एपिसोड हैं उसकी, बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन। और उसने क्या मतलब एक ऐसा ये वाकया है जिससे आपको पता लगता है कि रूस जो है वो अफगानिस्तान में आने के बजाय कुछ और वाकयात भी थे जिसकी वजह से टूटा सोवियत यूनियन, क्योंकि उससे इकोनॉमी तबाह हो गई पूरे सोवियत यूनियन, क्योंकि प्रोडक्शन ही सिफर होगी। तो चेरनोबिल डिजास्टर एक बहुत बड़ा डिजास्टर था और हम लोग पाकिस्तान और इंडिया बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट से गिरते जा रहे हैं। क्या हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स इस कदर सेफ हैं? हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। हम बिल्कुल, यूरेनियम तो बना रहे हैं, यूरेनियम तो इनक्रीव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर हम लोग क्या उतना चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं? तो ये सवाल है। और दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं कि जब आप चीज़ें और किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी पावर प्लांट में आप जब ख्याल नहीं रखते सेफ्टीज़ का, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं और मासूम लोगों की जाने जाती हैं, जो कि नहायत अफसोसनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान में कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुए जो कि जो मीडिया पर उस तरह से नहीं है। यस। तो अल्लाह ताला सब लोगों का हामी और नासिर हो, सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसी दुआ के साथ हमें इजाज़त दें। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, लिटरली अगेन वो विजुअल मुझे Yes. परेशान कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।